आप सब पर सलामती हो। अब्दुल गफूर साकी का लिखा हुआ है, हर आदमी है मुब्तला रंजो अजाब में, आराम से है कौन जहाने खराब में। रिंदों को कब है दोज़खो जन्नत से वास्ता, जाहिद मगर लगे हैं हुसूल सवाब में। जो लोग हैं ज़माने में सरगर्म मुस्तैद, रहते नहीं उलझ के ख्याल और ख्वाब में। दुनिया है जिसका नाम मुकम्मल फरेब है, अहले नज़र न खोएं कभी इस शराब में। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जो न मिल सके वही बेवफा। उर्दू में कई उदबा ने महबूब की तारीफ़ कुछ यूँ लिखी है कि महबूब वो होता है जिसकी हर बुरी बात भी अच्छी लगने लगे। पिछले 1.5 साल हुकूमत में भी इसी आशिको महबूब की कहानी लगती है कि जब ये सब एक मेज़ पर थे तो इन्हें नमकीन पानी भी शहद लग रहा था, खाने में पड़ी मक्खी भी दिखाई नहीं दे रही थी और तब सबका कुत्ता ही टोमी था। लेकिन अब अब्बू नहीं मान रहे कि हमारा स्टेटस में बहुत फ़र्क है, तो ऐसे इनकी लव स्टोरी ख़त्म हो गई या कह लें कि ब्रेकअप हो चुका है। अब घर जाने से पहले एक दूसरे के नुक्स बता रहे हैं कि फलां जगह पर तुम गलत थे और फलां जगह पे तुमने ये ठीक नहीं किया था। पहले ये गठजोड़ सिर्फ पीटीआई चेयरमैन को खुड्डे लाइन लगाने के लिए था और जब इनका सियासी हरीफ जेल चला गया तो इनकी आपस में तू तकरार शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, हम जब अपोजिशन में थे तो हमारी डिमांड थी कि सारे इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें और हम अपनी 16 माह की हुकूमत में इसमें कामयाब नहीं हो सके कि सब इदारों को उनकी हुदूद में रख कर काम करवा सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को यह कहा था कि ऐसे फैसले लें जिससे आगे चल के मेरे लिए और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं उससे लगता है कि जैसी सियासत से 30 साल आपने भुगता है वैसे ही अगले 30 साल हम भुगतेंगे। यानी 16 माह की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरून मुमालिक के दौरे कर लिए, दुनिया को परख लिया, जाने कौन कौन से चने चबा लिए और अब उनको ये लगता है कि हमको कोई चबाने के दर पे है और जो चबाने के दर पे है उसमें गलती हमारे अपने आबा की है, हमारे अपने रुफका की है, हमारे अपने साथियों की है। यानी 16 माह में आपने आंख पे पट्टी बांध रखी थी और हुकूमत जाने के आखिरी दिन आपको ये याद आया कि इदारे अपने हुदूद में रहकर काम नहीं कर रहे। आपको 16 माह में यह दिखाई ना दिया कि दूसरा जो इल्जाम लगा रहा है आपने उसको ये कहा कि तुम गलत कह रहे हो और आज वजीर आजम जो बात कर रहे थे आप तो उसकी भी तस्दीक नहीं कर रहे। यानी ये लगता है कि घर के अंदर लड़ाई है, एक तो बाप से लड़ाई हो गई और दूसरा रियासत के बाप से लड़ाई हो गई। तो अब इस लड़ाई में आप खुद को बेनिफिशियरी नहीं देख रहे, आप ये समझते हैं कि इस लड़ाई का नुकसान और खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और मुस्तकबिल करीब के अंदर हमारी सियासत के ऊपर कदगन लगेगी। इसी वजह से आप मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, दूसरी जानिब से मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं और वो जो मुलाकात पे पहले दिन जिसने राजी हो जाना था और आज वो बहाना बना रहे हैं कि मैं मसरूफ हूं, इसलिए मसरूफियत कब तर्क की जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां से कठपुतली को खींचा जा रहा है वो खींचने वाले बहुत अच्छे अंदाज में खींच रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि पूरी कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म के साथ निगरान का नाम फाइनल कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात आज मुतवक्के थी जो मुलतवी हो गई। ज़रा ये बता दें कि राजा रियाज मसरूफियत के बायस आज वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। उधर जस्टिस आमिर फारूक भी हैं जो मसरूफियत के बायस केस की समाअत नहीं कर सके और इधर राजा रियाज हैं जो मसरूफियत के बायस वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर सके। राजा रियाज से एक निजी टीवी में इंटरव्यू से सवाल किया गया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात ना हो पाई, क्या कोई डेडलॉक है? इस पर उन्होंने कहा कि किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, क्योंकि वाकई डेडलॉक तो हो नहीं सकता कि जो नाम कहीं से आना है ना आप डेडलॉक उसमें रख सकते हैं ना वज़ीर आज़म रख सकते हैं। राजा रियाज ने कहा कि आज असम्बली तहलील हो जाएगी, 3 दिन का वक्त है, उसमें मिलकर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत कर लेंगे। अपोजिशन लीडर से सवाल किया गया कि 3 नामों पर इत्तफाक ना हुआ तो क्या इलेक्शन कमीशन तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम जाएगा? उनका कहना था कि कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म और मैं किसी एक नाम पर मुत्तफिक हूं, पूरी कोशिश होगी वज़ीर आज़म के साथ निगरान का नाम फाइनल कर लें।
ये अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म के साथ नाम फाइनल हो जाए। ये वही अपोजिशन लीडर हैं जो माजी करीब में ये ऐलान कर चुके हैं कि अगला इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशस्त पे लड़ूंगा। ये उनके साथ नाम पे इत्तफाक की बातें कर रहे हैं जिन्होंने खुद इनको टिकट जारी करनी है कि हाँ मैं अपनी पार्टी का टिकट आपको जारी कर चुका हूं। यानी ये उनके सामने मुज़ाहमत करेंगे जिनसे इन्होंने टिकट लेना है। ये नाम इनका मनवाया जाएगा या उनका मनवाया जाएगा, या फिर नाम जो आएगा उस पर सबको झटका लगेगा। अभी तक जो नाम उनकी तरफ से मंजर आम पे आए उसमें कतई तौर पे हकीकत नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ हल्के नाम बयान कर रहे हैं ये भी किसी ना किसी के तवस्सुत से सामने आ रहे हैं। और जो नाम मंजर आम पे आ रहे हैं ये किसी को झटका लगाने के ही मुतरादिफ हैं कि अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको मुसल्लत कर दिया जाएगा, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, ये आ गया तो फिर क्या ऑप्शन होगा। अभी कहा यह जा रहा है कि जो नाम अभी तक मंजर आम पे आए हैं हो सकता है कि उनमें से नाम पलटा दिए जाएं और कोई ऐसा नाम आए जिस पे 220 क्या 1000 वोल्ट का झटका लगे और वो झटका शायद कोई बर्दाश्त भी ना कर पाए। इसलिए बज़ाहिर ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह किसी एक नाम के ऊपर ऐसे मुत्तफ़िक हो जाएं जिस पर तमाम फरीकैन मुत्तफ़िक होकर बात करें कि हाँ ये मंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम भी दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, जबकि जलील अब्बास जिलानी सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात रहे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रिटायर होने पर यह ओहदा संभाला था। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को 7 अगस्त 1994 में लाहौर हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया, जबकि वो 31 जुलाई 2004 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन जजेस में शामिल थे जिन्हें साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के बाद घरों को भेज दिया था, लेकिन वो मार्च 2008 में वकला बहाली के लिए शुरू किए जाने वाले लॉन्ग मार्च की वजह से चीफ जस्टिस समेत बहाल होने वाले दीगर जजेस में शामिल नहीं थे। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 6 जुलाई 1949 को पैदा हुए। उन्होंने जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। उन्हें 1983 में पंजाब के एडवोकेट जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया। ये अब इनका नाम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है तो उससे एक तासुर ये आया है कि किसी दूसरे को ये पैगाम देना है कि आपकी वजह से जो लोग माजूल हुए थे हम उन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब कर रहे हैं। यानी ये एक रिफ्ट का अंदाजा होता है इससे। दूसरा नाम जलील अब्बास जिलानी साहब का है जो एक रिटायर्ड पाकिस्तानी सिफारतकार है जिन्होंने ग्रेड 22 में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के तौर पर खिदमात भी अंजाम दी। 3 फरवरी 1955 को मुल्तान में एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जो आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने दिसंबर 2013 से फरवरी 2017 तक अमेरिका में पाकिस्तान के 22वें सफ़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और इससे पहले मार्च 2012 से दिसंबर 2013 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। वो फ़िलहाल सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में सीनियर डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बात ही हो रही थी, तमाम जमातें मुत्तफिक थीं कि कोई सियासतदान होना चाहिए। अब जितने नाम मंजर आम पे आ रहे हैं उनमें सिवाय एक नाम के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई नाम भी सियासतदान नहीं है। हफीज़ शेख साहब को ले लें वो टेक्नोक्रेट के ज़ुमरे में आते हैं। जस्टिस रमदे साहब को ले लें वो ब्यूरोक्रेट के ज़ुमरे में आते हैं। ये इधर आप तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को ले लें वो भी उसी ज़ुमरे में आते हैं। आप अब्बास जिलानी साहब को ले लें वो भी टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये सियासतदान वाला जो एका हुआ था वो एके में इनकार किसकी तरफ से हुआ है, या फिर ये बात मंजर आम पे आ चुकी है कि तमाम लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं, इस हद तक खदशात जहनों पर मुसल्लत हो चुके हैं कि एक दूसरे को काटने के दर पे हैं। तो ये जो काटना है ये किस किस को ले बैठेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अतार तारड़ साहब ने निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए तोशा खाना से मुतल्लिक एक जुमला कह दिया। अब उस जुमले पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा लानत हो जिसने तोशा खाना से एक भी तोहफा लिया हो। ये अतार तारड़ साहब लानत किस पे डाल गए हैं? अगर इन्होंने चेयरमैन पीटीआई पे डाली है
तो वो उनके नज़दीक ठीक होगी। लेकिन ये केस तो एहतसाब अदालत में पिछले कोई तोशा खाना का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पे, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पे, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे भी चल रहा है। तोशा खाना से और भी बहुत से लोगों ने ले रखा है और उन्हीं की लड़ी में से ये भी हैं। तो लानत ये सिर्फ अपने ज़ुमरे में कर गए हैं या किसी दूसरे के ज़ुमरे में बबांगे दोहल बात कर गए हैं और फिर उसका अंदाज़ा नहीं हो पाया कि किसने क्या बात कर दी है। अब इसके ऊपर जितना हल्ला मचा हुआ है, अता तारड़ साहब तक भी एक पैगाम गया है कि बोलते वक्त कुछ मोहतात रह लिया करें। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी जो है वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है और ज़रा ये बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली की तहलील से मुतल्लिक जो समरी है वह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाएंगे। वज़ारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से भेजी गई समरी में तारीख का खाना खाली छोड़ा गया। असम्बली तहलील करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अगर आज के दिन तक भेज देते तो अगर सदर उस पर दस्तखत ना भी करते तो एक दिन पहले तहलील हो जाती। लेकिन अगर ये कल पे लेके जाएंगे तो फिर सारी गेम सदर के हाथ में है। सदर अगर उस पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे बाद तो वैसे ही उसकी आईनी मुद्दत मुकम्मल होगी, तो वो जो तहलील होगी वो तहलील वक्त से पहले नहीं होगी, वो 60 दिन के जुमरे में जाएगी। और अगर सदर कल या परसों उस पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर वो वक्त से पहले की तहलील होगी। अब ये जो अगर मगर की कैफियत है ये क्यों डाली गई है? तो ये आपसी रंजिश की वजह से है, इसका कोई और कुलिया दिखाई नहीं देता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।